हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नवपाषाण काल। हमारे जो यूजीसी नेट का टॉपिक है उसमें हमारे नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल दे रखे हैं, ना कि मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो इसलिए हम उन पर फोकस नहीं करेंगे, सीधा नवपाषाण काल ताम्रपाषाण काल करेंगे। तो नवपाषाण काल पढ़ते हैं। विश्व में नवपाषाण काल की शुरुआत 9,000 ईस्वी में हुई थी। याद रखना, विश्व में जो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 9,000 ईस्वी में हुई। तो भारत में इसका प्रारंभ 4,000 ईस्वी में हुआ था। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया था। गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण नवपाषाण संस्कृति के लिए अनुत्पादक संस्कृति और नवपाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अर्चिन दंपति और बी के थापन ने उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के उद्भव में चीन की नवपाषाण काल की संस्कृति का प्रभाव स्वीकार किया है। अब इसके जो स्थान विशेष विशेष स्थान है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं मेहरगढ़। इसकी स्थिति क्या है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में प्रवाहित होने वाली बोलन नदी के तट पर स्थित है। इसको खोजा किसने? 1975 में जे फ्रांसियो जेरिज ने इसे खोजा था। और इसका मतलब किन निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था? तो जे फ्रांसिस जेरिज और कैथरीन जॉर्ज निर्देश में इसका पुरातात्विक कार्य किया गया था। इसमें क्या विशेष है जो ये इतनी इम्पोर्टेंट है? तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, यह नवपाषाण काल एवं हड़प्पा सभ्यता दोनों संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। भारत के उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाण संस्कृति मेहरगढ़ थी। याद रखना, जो ये मेहरगढ़ है ये नवपाषाण काल और हड़प्पा संस्कृति जो हमारा सेकंड उसमें मतलब नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें है हड़प्पा संस्कृति। तो दोनों ही संस्कृतियों का महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ से कृषि कृषि में गेहूं, जो अंगूर, कपास तथा पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। दक्षिण एशिया में गेहूं और जौ के खेती का यह प्राचीनतम साक्ष्य। याद रखना, दक्षिण एशिया में, वहां पर दक्षिण एशिया में क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य। जबकि पश्चिम एशिया में जेरिका है। याद रखना, दक्षिण एशिया में कौन सा वो है प्रमाण मिलता है खेती का सबसे प्राचीन? मेहरगढ़। और पश्चिम एशिया में किसका मिलता है? जेरिका का। अन्य फसलों में बेल, खजूर, जई के साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हसिया के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। पहली बार कुम्हार के चाक पर तैयार मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य यहीं से मिलता है। भैंस पाले जाने का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। यहीं से अनागार एक मडवान निर्माण क्षेत्र, श्रृंगार के आकार की ईंटें तथा फिरोजा एवं लाजपत के मनकों की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि यहाँ के लोग लंबी दूरी के विनिमय में भागीदारी, मतलब विनिमय व्यापार में भागीदारी लेते थे। शैलघड़ी के मनकों से निर्मित हार एवं कंगन, हाथीदार तथा मिट्टी के पात्र संलग्न ताम्र धातुकर्म की जानकारी सर्वप्रथम मेहरगढ़ से ही मिलती है। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम चीनी मिट्टी से निर्मित मूर्तियां, प्राचीनतम चक्राकार, ताम्र ताम्र ताबीज ताबीज जो हाथ में पहनते, गले में पहनते, दांत खोदने का प्राचीनतम साक्ष्य बताओ। जो दांतों में दर्द होता है, दांत को खोदने का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से ही मिलता है। मेहरगढ़ में कुल 7 सांस्कृतिक कालों का पता चला है। कालखंड फर्स्ट और सेकंड नवपाषाण युगीन थे, जिसमें सीमित मात्रा में तांबे का प्रयोग मिला है। इसका अंतिम चरण साइब्री सेमेंट्री से मिलता है। प्राचीन स्तर का काल 7,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। मेहरगढ़ से 200 हेक्टेयर में फैली प्राचीन बस्तियों के अवशेष। याद रखना, 200 हेक्टेयर में फैली प्राचीन बस्तियों के अवशेष, हस्त निर्मित केस, सज्जा वाली स्त्री मूर्ति, सिलबट्टा, कलछुल यानी जिससे चलाते, हड्डियों से निर्मित सुई, एक सुआ की प्राप्ति हुई है। यहाँ के बर्तनों पर पीपल के पत्तों का अंकन भी मिला है। यहाँ से कब्र में सबके पास बकरी के बच्चे, बर्तन पकाने के 3 विशाल भट्टियों के अवशेष, संघ के आभूषण, घरेलू पशुओं में कुबटार, वृषभ, भेड़, भैंस, एक बकरियों का साक्ष्य, सांप पत्थर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कारीगर की कब्र से चिकने पत्थर के कुठार, 9 फिल्टन पत्थर की ज्यामिति उपकरण, 16 छुरियां मिली है और एक 1.10 मीटर लकड़ी का दरवाजे के साक्ष्य मिले थे, जिससे साबित होता है कि उस टाइम पे दरवाजे को खड़े करने का काम स्टार्ट हो गया था। यहाँ से कुल 4 प्रकार के गेहूं, नामांकित मोहरे, पहला कपास का उत्पादन। और याद रखना, ये विश्व का पहला कपास का साक्ष्य भी है। अंगीठी से कपास के बीज प्राप्त हुए हैं।
मेहरगढ़ के लोग कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों में रहते थे। लोग अनूप के भंडार के लिए भी अलग से व्यवस्था करते थे। कुल मिलाकर यहाँ से कृषिजीवी स्थायी समाज एवं स्थायी बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा वासियों ने गेहूं, जौ, कपास उपजाने की तकनीक मेहरगढ़ के लोगों से ही ली है। इसी कारण मेहरगढ़ को सेंधव सभ्यता का अग्रगामी स्थल कहा जाता है। इसके बाद आती है स्वात घाटी। स्वात घाटी के प्रमुख नवपाषाण स्थल लोएन, अलीग्राम आदि हैं। लोएवन से धान, दाल, मटर के साथ अंगूर के बीज तथा दत्त ग्रहों के साक्ष्य मिले हैं। स्वात घाटी के स्थल विविध प्रकार के शब्द अपनाए जाने की प्रथा के कारण प्रसिद्ध। याद रखना, विभिन्न प्रकार के शब्द अपनाए जाने की प्रथा के कारण प्रसिद्ध है स्वात घाटी। और इसके बाद आता है क्वेटा घाटी। यहाँ किले गुल मोहम्मद और दक्षादार प्रमुख स्थल है। यहाँ से कच्ची बेट मृदभांडों की प्राप्ति हुई है। किले गुल मोहम्मद हन्नान नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हंसिया के 2 दांत, ठोस स्केल ब्लेड, टोपियों के छाप वाले 2 हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। दमसादा से टेराकोटा से बने घरों का मॉडल, हड्डी की छोलनी, घरों से तंदूर यानी कि अंगीठियां, चूना पत्थर की नींव युक्त मिट्टियों के मकान और एक तांबे की छुरी प्राप्त हुई है। अब आते हैं हम नवपाषाण काल के विस्तार क्षेत्रों पे। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी क्षेत्र यानी सबसे ऊपर का क्षेत्र। इसमें सबसे पहले आता है बुर्जुआ। इसके खोजकर्ता कौन थे? डी टेरा ए पीटरसन ने 1925 में खोज की थी, लेकिन सुनियोजित तरीके से इसका उत्खनन टी एम खजांची ने किया था 1953 से 1964 तक। यह कश्मीर में खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक स्थल था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, यानी कि इसका क्या, बुर्ज वृक्ष का स्थान। इसका विशेष क्या है? इसमें बुर्जहोम से 3 पालों से संबंधित कुल 4 पुरातात्विक स्थलों की प्राप्ति हुई है, जिसमें बुर्जहोम 1 और 2 का संबंध नवपाषाण से, 3 और 4 का संबंध क्रम से महापाषाण एवं ऐतिहासिक काल से है। उत्खनन से प्राप्त इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं यहाँ से गड्ढा घर तथा मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी कि ये लोग जमीन के अंदर मकान बना के रहते थे और जब इनके मालिक की किसी की डेथ हो जाती थी उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। बुर्जहोम से लाल और गहरू रंग से लेपित मानव कंकालों के मिले हैं। यहाँ घरों के अंदर से अंडाकार समाधान मिले। यहाँ घरों में चबूतरे एक कमरों को आपस में विभाजित करती दीवारों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मुख्य शवों को दफनाते थे, मतलब जो यहाँ पे है शव जो थे जलाने की प्रथा नहीं थी, दफनाने की थी। साथ साथ यहाँ द्वितीय समाधान की भी परंपरा थी, जिसके अंतर्गत हड्डियों को लाल रंग से रंग कर रखा जाता था। यहाँ आवासीय गड्ढों में सीढ़ियां बनाई थी। आवासीय गड्ढे गोलाकार होते थे जो बस्तियों के बाहर थे। कुछ गड्ढे आयताकार थे जो बस्तियों के बीच स्थित थे। याद रखना, जो गोलाकार थे वो बस्तियों के बाहर होते थे, जो आयताकार होते थे वो बस्तियों के बीच में स्थित थे। बुर्जहोम से एक घर में चारों ओर 45 स्तंभ गर्त मिले हैं, जो एक विशाल सार्वजनिक भवन था। यहाँ के लोग रुखड़े दूसरे मृदभांडों का प्रयोग करते थे। तांबे के तीर, पत्थर के छल्ले, मृदभांडों पर चटाई के निशान एवं हंसिया जैसे कृषि उपकरण के साक्ष्य वो हमें बुर्जहोम से मिलते हैं। यहाँ से लंबी गर्दन वाले पॉलिशदार ग्लोब्यूलर घड़े पर सींग वाले देवता का चित्रण मिलता है, जो पोर्टुगीज के प्राक अडप्टेड चरण से लोकप्रिय था। बुर्जहोम से पत्थर के 2 शिलाओं पर एक महिला द्वारा धनुष से हिरण का आके टाके का शिकार चित्रांकन मिलता है। यहाँ पक्षियों में मुर्गे का भी पालतू बनाया गया था। यहाँ कुत्ते, भेड़िया, हिरण को विधिवत समाधि में दफनाया गया था। अतः पशु समाधि तथा पशुओं के संतन समाधान मिलना बुर्जहोम की विशेषता है। मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा किए जाने का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। आज के लिए इतना ही। कल हम बुर्जहोम से आगे पढ़ेंगे गुफा काम।